अब शुरुआत करेंगे विस्तार से खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। आज चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी। एसबीआई ने 30 जून 2024 तक की समय मांगा था और समय बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एसबीआई से कहा है कि कल यानी 12 मार्च तक जो भी डिटेल्स हैं वो साझा करे। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी साझा करने का, ब्यौरा देने का जो है आदेश दिया है। इस दौरान 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अजित जी, आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और कल यानी 12 मार्च तक सभी डिटेल्स जो है वो साझा करने को कहा है। इस मामले को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है? और देखिए, ये बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा जो मामला है चुनावी बॉन्ड को लेकर के मामला है। जब बीते दिनों जो चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया थी इसको अवैध करार दिया था और विशेष तौर पर एसबीआई को 6 मार्च का समय दिया गया था कि उन्हें ये जो चुनावी बॉन्ड जितनी भी संपत्ति का, जो राजनीतिक संपत्ति का ब्यौरा है, वो चुनाव आयोग को भेजना है ताकि वो आगे उसको पब्लिश कर सके। इसी को लेकर के जो एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एसबीआई ने 30 जून तक का समय जो है वो मांगा था और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एसबीआई को फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि आखिरकार जब आपके पास तमाम राजनीतिक दलों की संपत्ति का ब्यौरा है तो देने में इतना समय क्यों लग रहा है। हालांकि जो एसबीआई ने अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरीके से जो ब्यौरा है वो देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें समय चाहिए और इसीलिए उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस मामले में अपना जो आदेश दिया और ये 12 तारीख यानी कल जो है वो एसबीआई को आदेश दिया कि कल तक किसी भी हालत में जो ब्यौरा है वो संपत्ति का जो चुनावी जो बॉन्ड है इसको लेकर के जो ब्यौरा है वो सबमिट चुनाव आयोग को जमा कराया। जिसके बाद चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च तक वो अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश करे। जी दिया जी अजित जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी सख्त रुख अपना रखा है, हमने फरवरी में भी देखा था किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसे में जब कल तक का समय एसबीआई को दिया है और बोला है सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कि सारा ब्यौरा जो है एसबीआई मुहैया कराए, ऐसे में अगर एसबीआई सारा डिटेल्स देने में असफल रहती है या नहीं दे पाती है, ऐसी सिचुएशन में आगे क्या कुछ रुख रहेगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? और देखिए, ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार पिछले बीते समय के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में झीड़ा हुई थी कि 6 मार्च का समय पहले दिया गया था। अब अगर ऐसी सूरत में 12 तारीख यानी कल भी अगर जो वो ब्यौरा नहीं देती है तो कहीं ना कहीं से कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से फिर आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए सख्त रवैया अपना सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि अगर एसबीआई जो ब्यौरा है नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह का सख्त रवैया अपनाता है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर एसबीआई अगर ब्यौरा नहीं देता है तो वो कोर्ट के आदेश की अवमानना कहा जाएगा और उसके हिसाब से कोर्ट जो है वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कल के दिन में क्या जो एसबीआई की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कदम उठाए जाते हैं। जी अजित जी, आज भी एसबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि उन्हें और समय चाहिए ये सारा ब्यौरा जो है कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में जैसा आपने कहा कि अगर कल तक जो है ब्यौरा नहीं पहुंचाया जाता है तो अवमानना की कार्रवाई होगी, ऐसे में एसबीआई के पास क्या कुछ विकल्प रह जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, रिया बताना चाहूंगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई आदेश देता है तो उसके बाद आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी विकल्प जो है वो नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके बाद कोई विकल्प जो है किसी भी शख्स के पास नहीं बचता। अब जब एसबीआई जो पिछले आदेश को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जब फैसला सुनाया, हालांकि एक पुनर्विचार याचिका जरूर कही जाती है जिसे जो आगे का एक विकल्प माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात की बात है, पहले फिलहाल उसे 12 तारीख तक किसी भी सूरत में जो है वो अपने आगे का जो
कोर्ट की जो आदेश है उसको पालना करना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे का देखना होगा कि क्या हो सकता है और क्या संभावना है। तमाम जो कानूनी दांवपेच के हिसाब से अगर एफआईआर कुछ करती है तो उन्हें हर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे पुनर्विचार याचिका की बात जरूर हो, लेकिन उससे पहले साफ तौर पर दिखाया था कि अगर आदेश है तो उसे किसी भी शख्स को मानना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल अजित जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में अहम सुनवाई की और कल तक यानी 12 मार्च तक एसबीआई को सारी डिटेल्स देने को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सभी एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। एनडीए के 10 एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सहयोगी दलों के 3 एमएलसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें सुबह सपा से विच्छेलाल राजभर ने नामांकन दाखिल किया है। अपना दल एस से आशीष पटेल ने नामांकन दिया है। साथ ही आरएलजी की तरफ से योगेश चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। रमन जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें एनडीए की तरफ से 10 और जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी जो पार्टी है एसपी समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल रिया, आज विधान परिषद की जो 13 सीटें खाली हुई थी उनके नामांकन के लिए आज अंतिम दिन था और आज एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, साथ ही सपा के 3 प्रत्याशियों ने भी नामांकन किया। भाजपा के 7 प्रत्याशी सबसे पहले आज भाजपा कार्यालय में सुबह आए, उसके बाद में वहां पर नामांकन किया विधान परिषद में जाकर। आपको बता दें कि नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और साथ में भूपेंद्र चौधरी और बाकी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना दल के खुद जो मेन सेकंड नंबर आते हैं आशीष पटेल, जो खुद भी प्रत्याशी हैं, ये लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार अपने 10 सीटों में 7 अपने पार्टी से दिए हैं और बाकी अपने अन्य सहयोगी दलों को 1-1 सीट दी है। आपको दरअसल महेंद्र सिंह को रिपीट किया गया है, वहीं अशोक कटारिया, विजय बहादुर पाठक और साथ में एक जो नया चेहरा आया है वो मोहित बेनीवाल, जो संगठन में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। वहीं बात करें रालोद की तो उनके कोटे में जो सीट आई थी उससे योगेश चौधरी का नामांकन हुआ है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जिसने आज सुबह अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विच्छेलाल राजभर को प्रत्याशी बनाया। वहीं आशीष पटेल अपना दल एस के, जिनका नाम पहले से क्लियर था, वह भी रिपीट हुए हैं नामांकन के साथ ही, क्योंकि 13 भी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, अन्य कोई भी अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। और अगर नामांकन नहीं होता है तो लगभग सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध एमएलसी बनना तय है। जी रमन, जिस तरह से अगर आज का पूरा कार्यक्रम देखें कि 10 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपना नामांकन एनडीए से दाखिल किया, इसमें बीजेपी ने अपने 7 प्रत्याशी उतारे और 3 जो है उन्होंने अपने सहयोगी दलों को मौका दिया। क्या संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी, ये संदेश देने की कोशिश है कि जो भी चुनाव आएगा उसमें अपने सहयोगी दलों को हिस्सेदारी दी जाएगी। उनका जो गणित है, उनकी ताकत तो अगर उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं चाहे कुछ दिया जाएगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर दी जाएगी। साथ में एमएलसी चुनाव में जो हिस्सेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी ओबलाइज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 7 सीटें जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी में पा रहे थे लेकिन इंडिया गठबंधन में, लेकिन उन्हें भाजपा में 2 सीटें मिली,
तो लेकिन जो बाकी सीटें कम हुई उसको कहीं ना कहीं भाजपा ने मंत्री पद देकर और एमएलसी पद देकर पूरा किया। वहीं बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो 2 लोकसभा सीटें मांग रहे थे लेकिन 1 लोकसभा सीट उनको हिस्से में घोषी आई है। ऐसे में यानी कहीं ना कहीं जो दूसरा लोकसभा सीट है उसे एमएलसी पद देकर उनको संतुष्ट किया गया। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेस। केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव इंद्रजीत सिंह, किशनपाल गुर्जर जी, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में मेरे साथी नायब श्री सैनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए,
2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए। आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आज द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां बाप बेटे की कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बता दें कि बाप बेटा केबल का काम करते थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया था। तो डबल मर्डर केस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में डबल मर्डर केस सामने आया है, जहां बाप बेटे की कुछ लोगों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से शमीम खान, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमीम, जो ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में डबल मर्डर केस देखने को मिला है, किस इलाके की ये खबर है, दिल्ली में कहां से ये खबर सामने आई है और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल भैया, देखिए ये जो घटना है ये चिराग दिल्ली की घटना है। कल देर रात 8 बजे की घटना है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों पर चाकू से हमला हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर 2 घायलों को देखा, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए चिराग दिल्ली की घटना है ये पूरी, जहां पर 4 से 5 बदमाशों ने बाप बेटों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें इतने चाकू मारे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जी शमीम, जो ये लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, उनकी क्या पहचान हो पाई है? पुलिस अपनी जांच में कितना आगे अभी तक बढ़ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी दिल्ली पुलिस अभी आरोपियों को ढूंढने में नाकाम है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है। वहीं जो मृतक की पत्नी है, उन्होंने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि पहले भी ये बदमाश उनके पति पर हमला कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जबकि उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर पर पथराव भी हुआ था। 10 से 15 लोगों ने लगभग 15 से 20 दिन पहले पथराव किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को शिकायत मिलने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। अगर दिल्ली पुलिस इस मामले पर एक्शन लेती तो कहीं ना कहीं उनके पति की जान बच जाती। ये सीधा मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया है। जी ठीक है शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें इंडिया वॉइस।